सर हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तब सबसे पहले सीबीसी करवाते हैं। तो सीबीसी को आसान भाषा में कैसे समझे सर? ओके। तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं सबसे पहले सीबीसी रिपोर्ट करवाते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन में। और सीबीसी एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि एक ले लैंग्वेज में बोले तो सबको आना चाहिए, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर जो भी हमारे आसपास के कलीग हैं। क्योंकि सीबीसी ऐसी रिपोर्ट है जिसको देख के आप एक मोटा मोटा रफ आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन है बॉडी में या फिर एनीमिया है, खून की कमी है। मतलब एक रिपोर्ट के देख के आप ये पहचान सकते हैं कि आपको छोटी सी बीमारी से लेके कैंसर तक की बीमारी वो एक रिपोर्ट बता सकता है आपको। अब बात करें सबसे पहले सीबीसी की, तो उसमें हम सिर्फ तीन चीजों पे सिमट के रह जाते हैं। जैसे हम देखते हैं सीबीसी में कराए तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं, और बहुत ज्यादा तो प्लेटलेट। जैसे अभी सीजन चल रहा है तो तीन चीजें देख के और चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एमसीवी मीन कार्पसल्स वैल्यूम है, एमसीएच और एमसीएचसी मीन्स कार्पसल्स हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, और हिमेटोक्रिट, मेंजर इंडेक्स, और रेटिक काउंट, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। तो ऐसी बातें करें तो इसमें बहुत सारी वैल्यू हैं जो कि हमको उसके अलावा देखनी होती है, जो कि हम डेली रूटीन टेस्टिंग में नहीं देखते। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि सीबीसी को कैसे आसान लैंग्वेज में या कैसे इजी इंटरप्रिटेशन करें। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसकी एक डिफरेंट उसमें डिफरेंट रेंज दी गई है। जैसे अगर बात करें मेल में तो 13 to 16 या 13 to 18 ग्राम परसेंटेज में रहता है हीमोग्लोबिन। फीमेल की बात करें तो लेस देन 12, अगर किसी का है 12 से 15, तो उसको अगर कम है 12 से कम है तो क्या एनीमिया की या खून की कमी अपन बोलते हैं। तो अगर कोई आता है आपके पास एचबी का लेवल, अब एक पैरामीटर अपन बना लेते हैं कि अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर लेस देन 11 है तो उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया है। अगर कोई नॉर्मल फीमेल पेशेंट है, लेस देन 12 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो अपन मान लेंगे कि एनीमिया है। अगर मेल पेशेंट आता है लेस देन 13 ग्राम परसेंटेज है, तो भी हम कंसीडर करेंगे कि उसको एनीमिया है या खून की कमी है। अब इसके बाद हम आते हैं खून की कमी क्यों हो सकती है। मतलब दो ही प्रकार से हो सकती है। या तो किसी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, जैसे कोई फैक्ट्री में खून बन रहा है, बोन मैरो जो होती है फैक्ट्री होती है जो कि खून बनाती है। तो अगर खून की फैक्ट्री में ही अंडर प्रोडक्शन हो गया, मतलब वहां से बन ही नहीं रहा है कुछ चीजें, तो खून की कमी होगी। दूसरी चीजें देखें, अगर बन तो रहा है लेकिन बाहर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर नष्ट हो रहे हैं, मतलब वहां से फैक्ट्री से माल तो सप्लाई हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा टूट रहा है। तो सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं एनीमिया के, कि अपन बातें करें तो एक अंडर प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री में बोन मैरो से बन ही नहीं रहा है, और डिस्ट्रक्शन, कहीं पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बन तो रहा है लेकिन डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हम बात करते हैं अंडर प्रोडक्शन की। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें अंडर प्रोडक्शन या फिर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। जैसे हम बात करें आयरन डिफिशियंसी, अगर आयरन की कमी है तो भी हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है अच्छे से बन नहीं पाएगी। और आयरन के अलावा हम बात करें तो विटामिन बी 12 डिफिशियंसी हो गई, फोलेट डिफिशियंसी हो गई, थैलेसीमिया हो गया। या अब हम बात करते हैं पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, या फिर उसको क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रिट। तो ये जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी ऑक्युपाइड इन द ब्लड। मतलब आपका आरबीसी मास कितना है। अगर आप कोई सैंपल लेते हैं वेन से और उसको आप सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो आपको तीन तीन लेयर दिखते हैं, ऊपर प्लाज्मा और बीच में बफी कोट और नीचे एक पैक्ड मास मिलता है, आरबीसी मास। तो वो क्या बताता है आपको कि कितने अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं आपके बॉडी में। तो ये कंडीशन में हम हिमेटोक्रिट से बहुत सारे कंडीशन जान सकते हैं। जैसे हिमेटोक्रिट किसी का लो किस कंडीशन में होगा, किसी का हाई कब होगा। तो अगर हिमेटोक्रिट लो है तो बहुत सारी कंडीशन है, जैसे एनीमिया हो गया। एनीमिया आइदर ड्यू टू द आयरन डिफिशियंसी और ड्यू टू द विटामिन बी 12 डिफिशियंसी। अगर खून की कमी आपको आयरन की वजह से या बी 12 की कमी की वजह से है तो भी इसमें कम मिल सकता है। और कोई इन्फ्लेमेशन या क्रोनिक किडनी डिसीज हो किसी को, क्रोनिक
इन्फ्लेमेशन चल रहा हो, रिमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से एनीमिया हो, या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज की वजह से एनीमिया हो, उनमें भी पीसीवी कम मिल सकता है। और अगर किसी को एक्यूट ब्लड लॉस की हिस्ट्री है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसमें भी क्या मिलेगा कि जो एचसीवी है, पीसीवी है, वो कम मिलेगा। अब बातें करते हैं दूसरी, तो दूसरी तरफ क्या करता है, किस कंडीशन में हाई मिलेगा, क्योंकि इस सीजन में डेंगी जो है, डेंगी फीवर सभी जगह फैला है, तो हम क्या करते हैं, डेंगी में सबसे पहले हिमेटोक्रिट ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगा, डेंगी में क्या होता है, 3 से 4 दिन के बाद क्या हो जाता है कि कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे कैपिलरी लीकेज, जो इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम है वो कम होने लगता है, जो प्लाज्मा लीकेज बढ़ जाता है। कहने का मतलब अपना जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाने लगता है, तो उससे क्या होता है, अपना अमाउंट ऑफ जो अंदर का इंट्रावस्कुलर स्पेस में ब्लड है, जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है। उससे क्या है, डिहाइड्रेशन या हिमेटोक्रिट का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। अब इसकी वैल्यू हर लैब में अलग अलग है, बट एक मीन रेंज लिखते हैं तो 45 to 50 ये मीन रेंज है। तो अगर हम देखेंगे डेंगू के पेशेंट में, तो उसमें क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ी हुई मिल सकती है। या ऐसी कंडीशन जिसमें आरबीसी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा हो, जैसे पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया वेरा में हम देखेंगे कि इसमें क्या है, एचबी का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, आरबीसी भी बढ़ी हुई रहती है, तो इसमें भी हिमेटोक्रिट बढ़ के मिल सकता है। या ऐसी कंडीशन जैसे कोई क्रोनिक स्मोकर है, उसमें भी आरबीसी की और एचबी लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो हिमेटोक्रिट बढ़ के मिल सकता है। अब हम अगली एंटिटीज की बात करें तो एमसीवी मतलब मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम। अब मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम जो है, इसमें क्या होता है, ये एक आरबीसी कितना वॉल्यूम या आरबीसी का साइज बताता है कि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कैरी बाय द एवरेज आरबीसीज। तो ये क्या होता है, इसकी एक अपन देखते हैं जो रिपोर्टों में, तो उसमें लिखा रहता है 80 to 100 फेम्टोलीटर। तो एक जो नॉर्मल एमसीवी की वैल्यू है 80 to 100 होती है। अब ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जो हम एमसीवी को देख के डायरेक्ट इंटरप्रेटेट कर सकते हैं। जैसे ही आपने सीबीसी देखा, सीबीसी में आपको क्या देखना है, एचबी लेवल देखा, हीमोग्लोबिन किसी का कम आ रहा है, मान लीजिए 10 से कम आ रहा है, फिर आपने देखा कि एमसीवी क्या है, उसका मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम क्या है। अगर वो 80 to 100 नॉर्मल है, अगर वो कम है कि ज्यादा है, इफ एमसीवी इज मोर देन 100, मगर अगर ऐसा होता है कि एमसीवी की वैल्यू 100 से ज्यादा है, तो ये ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटोसिस, या फिर माइक्रोसाइटिक होता है या माइक्रोसाइट। तो इसमें क्या बोलेंगे, माइक्रो, MACRO, माइक्रो मतलब साइज बढ़ गया उसका, जो आरबीसी का साइज था वॉल्यूम का वो बढ़ गया। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आप पता लगा सकते हैं एमसीवी बढ़ सकता है। जैसे अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है, बोलता है हमें स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, मतलब वेजिटेरियन डाइट है, नॉन वेजिटेरियन नहीं खा रहा है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, और उसको हीमोग्लोबिन कम है, और साथ में उसकी जो एमसीवी की वैल्यू है वो 102 है, या 110 है, या 120 है, तो हम रफ आइडिया लगा सकते हैं कि यह क्या है, इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। मतलब विटामिन B12 डिफिशियंसी में एमसीवी बढ़ा मिलेगा, और आपको फोलेट डिफिशियंसी में एमसीवी बढ़ा मिलेगा। कोई क्रोनिक एल्कोहलिक्स है, कोई क्रोनिक एल्कोहल ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी एमसीवी की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। कोई ऐसी कंडीशन जैसे हाइपोथायरिज्म के केस में, किसी को हाइपोथायरिज्म है, तो उस केस में भी एमसीवी की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें एमसीवी मतलब एमसीवी की वैल्यू जो है 80 से कम मिलेगा, 80 से कम। तो हम ऐसी कंडीशन जैसे देखते हैं, तो इनमें क्या आ जाता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या फिर थैलीसीमिया, इनमें क्या है 80 से कम आएगा वैल्यू। और अगर तो उसको क्या बोल देंगे, माइक्रोसिटिक, मतलब एक साइज जो होता है ना, आरबीसी का साइज जो होता है वो वॉल्यूम जो है उसका कम है या फिर साइज कम है, तो माइक्रोसिटिक। और नॉर्मोसिटिक किसमें बोलेंगे, जो साइज अगर 80 to 100 है, तो वो क्या हो गया, नॉर्मोसाइटिक। तो माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक एंड माइक्रोसाइटिक। नॉर्मो में एनीमिया आप क्रोनिक डिसीज है, जैसे सीकेडी पेशेंट हो गए, या फिर रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया किसी को, इन कंडीशन में क्या होगा कि 80 to 100 के बीच वैल्यू एमसीवी की वेरी करेगी। अब बात करते हैं एमसीएससी, मीन कॉर्पस्कल
हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये क्या होता है, एक आरबीसी कितने परसेंटेज हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है, मतलब एवरेज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितना है एक आरबीसी में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करने के लिए क्या, इससे क्रोमिया बोलते हैं। जैसे नार्मोक्रोमिक है कि हाइपोक्रोमिक है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कैसा हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितना है एक आरबीसी में। तो अगर इसकी वैल्यू लेस देन 30 आती है तो क्या बोल देते हैं, हाइपोक्रोमिया, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम है। लेकिन अगर हमको साइज का देखना है तो उसमें क्या देखेंगे, एमसीवी देखेंगे कि नार्मोसाइटिक है, नॉर्मल साइज की आरबीसी है, ब्लड सेल्स हैं, या फिर बड़ी है माइक्रोसाइटिक है, बड़ी हैं, या फिर छोटी हैं तो माइक्रोसाइटिक। और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन देखना है तो एमसीएससी, मीन कॉर्पस्कल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मतलब हाइपोक्रोमिक है कि नार्मोसाइटिक है या फिर हाइपरक्रोमिक है। अब हम बात करते हैं रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स निकालते हैं। अब मैथमेटिक्स इसमें थोड़ा सा लगाना पड़ता है, बट बहुत ही आसान है। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा कि जो एनीमिया है वो ड्यू टू द ब्लड लॉस है, अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ड्यू टू द अंडर प्रोडक्शन, या फिर अंदर से बन नहीं रहे हैं बोन मैरो से, फैक्ट्री से। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, तो इसमें क्या देखेंगे, रेटिकुलोसाइट काउंट इनटू जो पेशेंट का हिमेटोक्रिट है और अपवन जो अपना नॉर्मल हिमेटोक्रिट, अपवन मैचुरेशन फैक्टर। तो ये चीजें फार्मूला पे हम अप्लाई करेंगे, तो उसमें अगर लेस देन 2 आता है रेटिकुलोसाइट इंडेक्स, और एक में मोर देन 2 आता है, तो अगर लेस देन 2 है तो वो क्या है, एनीमिया जो हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, जो भी एनीमिया के कारण है। अगर लेस देन 2 है तो क्या होगा, एनीमिया ऑफ अंडर प्रोडक्शन। एनीमिया जो हो रहा है वो अंडर प्रोडक्शन, मतलब कोई आयरन डिफिशियंसी है, या फिर थैलेसीमिया है, या फिर B12 डिफिशियंसी है, तो उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। और अगर रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है मोर देन 2 है, तो वो क्या हो सकता है कि ड्यू टू इंटरनल ब्लीड, या फिर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी। अगर रेटिक काउंट मोर देन 2 आ रहा है आपका रेटिकुलोसाइट इंडेक्स, मतलब रेटिकुलोसाइट क्या होता है, इमेच्योर आरबीसी, मतलब इमेच्योर आरबीसी आपके ब्लड में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। वो कब दिखेंगे, या तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बोन मैरो उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत ज्यादा अंदर से इमेच्योर आरबीसी रेटिकुलोसाइट पहुंचा रही है डिमांड के अनुसार। तो मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं उसके डिस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रही है। कोई भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, हीमोलाइटिक एनीमिया जितने भी हीमोलाइसिस करवाते हैं तो उनमें ये चीजें मिल सकती हैं। तो ये सब देखने के लिए जैसे ही हमने देखा कि रेटिक काउंट ज्यादा है, तो फिर हम एलएफटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है अंदर। फिर एलएफटी में हम देखेंगे अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ तो बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन निकलेगा, तो फिर हम एलएफटी में करवाएंगे कि हाँ बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा है। सीरम एलडीएच करवाओगे, जो कि डिस्ट्रक्टिव मार्कर है कि कहीं पे हीमोलाइसिस हो रहा है। अब हम इसके बाद आते हैं सेकंड एंटिटीज पे, एमसीवी का और आरबीसी का डिवाइडेशन, जो बोलते हैं मेंजर इंडेक्स। मेंजर इंडेक्स क्या है, मेंजर इंडेक्स में क्या करते हैं, एमसीवी अपॉन आरबीसी। तो मेंजर इंडेक्स इज ए ग्रेट पैरामीटर, बहुत ही अच्छा पैरामीटर है, जो कि अपन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वर्सेस थैलेसीमिया को अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे किसी का मेंजर इंडेक्स अगर मोर देन 14 है या 13 से ज्यादा है मेंजर इंडेक्स, तो वो सिग्निफाई कर रहा है कि ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। किसी का मेंजर इंडेक्स अपन ने निकाला एमसीवी अपॉन आरबीसी, अगर किसी का 13 से कम है तो वो उसकी तरफ जाएगा कि इसको थैलेसीमिया हो सकता है। इसलिए फिर हम अपन थैलेसीमिया का वर्कअप कराने के लिए फिर उसका अदर प्रोफाइल भी भेजेंगे, उसकी आयरन प्रोफाइल भेज के देखेंगे कि फेरेटिन कम है कि ज्यादा है, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी में क्या रहेगा, आयरन स्टोर कम हो जाएगा, तो उसमें फेरेटिन कम रहेगा, और जो टीआईबीसी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाएगा। तो टीआईबीसी अगर ज्यादा है और फेरेटिन स्टोर कम है, तो ये क्या डिफाइन करेगा कि ये जो है आयरन प्रोफाइल किसकी तरफ सिग्निफिकेंस है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के। हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड काउंट या फिर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी भी बोलते हैं। अब इसमें आए तो देखते हैं इसकी रेंज,
जो रेंज है 4000 टू 11000, और वेरिएबल लेबोरेटरी में अलग अलग रेंज मेंशन करते हैं, 4000 टू 11000 पर क्यूबिक mm। अब इसकी बात करें तो अगर टीएलसी हमने देखा किसी का बढ़ा हुआ है, 11000 से ज्यादा है, 11000 से ज्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि उसको कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। हम देखेंगे कि कहीं उसको यूटीआई तो नहीं है, यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं उसको निमोनिया तो नहीं है, और कहीं उसको कोई लीवर एब्सेस तो नहीं है, कहीं ना कहीं उसको, मतलब ये अपने माइंड में रखना है कि रूल आउट फॉर एनी इन्फेक्शियस इटोलॉजी। अपन को जब भी ब्लड में अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है, 11000 से ज्यादा मिलती है, तो हम देखेंगे कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अब वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये कैसे कंफर्म करेंगे कि भैया जो वायरस है वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? तो ये फिर रूल आउट करने के लिए हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, उसके वेरियस कंपोनेंट, न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, ये सब चीजें डिफरेंशियल देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो बढ़ सकता है डब्ल्यूबीसी। दूसरा कारण है इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कहीं भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, उस कारण से भी बढ़ सकता है। जैसे किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, गठिया बात लंबे समय से है, क्रोनिक किडनी डिसीज लंबे समय से है, और जो भी कोई ऑटो इम्यून डिसीज है, एसली वगैरह हो गया, उसका फ्लेयर अप हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको काउंट जो है माइल्डली रेज्ड ही मिलेंगे। और साथ अब हम देखते हैं कि जब भी हम स्टेरॉइड किसी को देते हैं तब भी डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है बढ़ी हुई मिलती है। किसी को भी अगर स्टेरॉइड चल रहा है जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन या फिर डेक्सोना, तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे ही हम स्टेरॉइड देते हैं तो नॉर्मली जो ब्लड वेसल्स में जो न्यूट्रोफिल रहते हैं चिपके रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही स्टेरॉइड दिया तो वो डिटैच होकर सेंट्रली ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, डीमार्जिनेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। तो वो डीमार्जिनेशन मेन प्रोसेस है, जिसके कारण अपन जब भी ब्लड लेते हैं वो सेंटर में ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, और ब्लड वेसल्स से मतलब जो अटैच रहते हैं मार्जिनल, वो डीमार्जिनेशन हो जाता है उनका। तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा रेज्ड काउंट मिलेगा आपको। और दूसरी जो प्रोसेस है डिलेड माइग्रेशन, मतलब जो टिश्यू में न्यूट्रोफिल जाते हैं ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू में, उनका माइग्रेशन डिलेड हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई मिलेगी ब्लड में। और तीसरा जो होता है इमेच्योर न्यूट्रोफिल आर बाइंड फॉर्म आर रिलीज बाय द बोन मैरो। जब भी स्टेरॉइड देते हैं तो इमेच्योर न्यूट्रोफिल बहुत ही संख्या में बनते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं। तो स्टेरॉइड देने पे भी आपको मतलब डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा, इसलिए ऑलवेज टेक हिस्ट्री टू द पेशेंट कि वो पहले कोई स्टेरॉइड इनटेक तो नहीं कर रहा बिफोर एडमिशन, कि स्टेरॉइड तो नहीं लिया उसके कारण ब्लड में बढ़ा हुआ है डब्ल्यूबीसी। जब भी डब्ल्यूबीसी बहुत बढ़ा हुआ है तो हमको ये भी सोचना है कि कोई मैलिग्नेंसी या फिर कोई कैंसर तो नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर डब्ल्यूबीसी काउंट मोर देन 50,000 या मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख टू 2 लाख, अगर इससे ज्यादा दिख रहा है तो आपको जरूर सोचना है कि ये कैंसर का रूप हो सकता है। जैसे अगर उसमें फिर देखना है लिम्फोसाइट ज्यादा है तो ALL या फिर CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, या फिर अपन को देखना है एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया तो नहीं है, AML और क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये तो नहीं है। तो उसके लिए हम अगर जैसे ही देखेंगे कि अगर ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी है तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि कोई कैंसर की इटियोलॉजी तो नहीं है। अब चौथी बात करें तो कोई भी कैटास्ट्रोफिक या स्ट्रेस इवेंट, जैसे किसी को हार्ट अटैक, हृदयघात हो गया, तो भी डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी आपको ब्लड में। किसी को स्ट्रोक हो गया, लकवा की शिकायत लग गई, या फिर किसी को पोस्ट सर्जरी, तो इन सब चीजों में पोस्ट सर्जरी हो गया, कोई भी स्ट्रेस इवेंट है तो आपको जो डब्ल्यूबीसी की मात्रा ब्लड में बढ़ी हुई मिल सकती है। अब हम बात करते हैं अगर डब्ल्यूबीसी कम हो तो क्या हो सकता है। तो अगर न्यूबॉर्न है, कोई न्यूबॉर्न में अगर सेप्सिस है तो भी डब्ल्यूबीसी कम मिल सकते हैं। अगर न्यूट्रोपिनिक सेप्सिस हो गया, किसी को केमोथेरेपेटिक एजेंट चल रहा है, किसी का अगर केमोथेरेपी चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी डब्ल्यूबीसी कम मिलेंगे। और
WBC कम के पीछे जनरली हम वायरल, मोस्ट ऑफ द केसेस वायरल इन्फेक्शन में WBC कम मिलते हैं, जनरली उनका काउंट डिक्रीज रहता है। जैसे डेंगी, अगर किसी को डेंगी पॉजिटिव है तो हम देखते हैं WBC कम रहता है और प्लेटलेट भी कम रहते हैं, क्योंकि ये बोन मैरो में वायरस अटैक करता है, जिससे दोनों की संख्या कम हो जाती है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर WBC कम है तो भी सेप्सिस हो सकता है। तो हम देखेंगे डिफरेंशियल, जैसे हम न्यूट्रोफिल देखेंगे। अगर किसी का WBC बढ़ा है तो आपको न्यूट्रोफिल देखना है। न्यूट्रोफिल अगर बढ़ा है तो समझना है कि ये कोई इन्फेक्शन है, कोई ना कोई बैक्टीरियल की तरफ ज्यादा जा रहा है। अगर लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है आपका लिम्फोसाइट अगर बढ़ा हुआ है नॉर्मल रेंज से, तो उसमें क्या सोचेंगे कि वायरल की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और अगर स्नोफिल की मात्रा बढ़ी है तो क्या सोचेंगे कि कोई ना कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, पैरासाइट के कारण हो रहा है, या फिर कोई ना कोई ऐसा एलर्जिक कंडीशन है जो कि एसोसिएटेड है, जिसके कारण स्नोफिल ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। और मोनोसाइट अगर बढ़ रहे हैं तो अपन को ध्यान देना है कि कोई टीबी का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। तो हम डिफरेंशियल काउंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CBC को देखने में। तो हम ये देख के इन सब चीजों पे कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं प्लेटलेट्स जो होते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्लेटलेट की जो अपने CBC देखते हैं तो प्लेटलेट्स भी देखते हैं। प्लेटलेट में क्या होता है, इसकी रेंज होती है 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर किसी की प्लेटलेट 1 लाख या फिर 1.5 लाख से कम होती है तो हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट का काउंट कम हो रहा है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं और इसका लाइफ स्पान कितना है, ये हम डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट का जो लाइफ स्पान है 7 डेज का रहता है। 7 डेज बाद कहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है इसका, स्प्लीन में। स्प्लीन इसको मतलब डिस्ट्रक्शन कर देती है, और जो इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होंगी जिसमें प्लेटलेट कम हो सकता है, तो कोई भी अगर प्रोडक्शन ही कम हो रहा है बोन मैरो से, जैसे कोई ऐसी बीमारियां जैसे ल्यूकेमिया हो गया, बोन मैरो में WBC इतने हो गए कि प्लेटलेट जो मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट बना रही थी वो बना ही नहीं पा रही है। तो ल्यूकेमिया हो गया, उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है। और ऐसी डिसीजेज जैसे किसी को केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही है, उसके कारण भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है। और मोस्ट कॉमनली जैसे वायरल इन्फेक्शन है, जो भी हमारे डेंगू वायरल में हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन में भी क्या होता है, बोन मैरो को वो प्लेटलेट सीरीज या फिर प्लेटलेट के खिलाफ एंटीबॉडी बना के क्या करवाता है, वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट का लेवल कम कर देगा। तो ये 2-3 चीजें हो गई। और कोई भी इन्फिल्ट्रेटिव मैलिग्नेंसी हो गई जो कि अपनी बॉडी में चल रही है, उसके कारण भी प्लेटलेट का लेवल डाउन हो सकता है। ये तो हो गया कि कोई भी बोन मैरो या फिर इनएडुकेट प्रोडक्शन कर रही है। अब अगर प्लेटलेट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहे हैं, कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे ITP हो गई, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट अपनी बॉडी अपने प्लेटलेट के खिलाफ ही एंटीबॉडी बना देती है, तो उसको क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो ये कंडीशन क्या है, ITP हो गया, TTP हो गया, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे SLE हो गया। इन सब में क्या होता है कि बॉडी अपने खिलाफ ही एंटीबॉडी बना लेती है, तो इससे क्या होगा कि वो प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन ज्यादा होंगे। और चौथी कंडीशन हाइपर स्प्लिनिज्म, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें स्प्लीन का साइज बड़ा हो, जैसे क्रोनिक लीवर डिसीज हो गया आपका, और कोई भी ऐसी चीजें जिससे स्प्लीन का साइज बढ़ रहा है, हाइपर स्प्लिनिज्म, तो उसमें ट्रैफिंग ऑफ द प्लेटलेट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं। HUS हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, हेल्फ hemolysis, elevated liver enzyme एंड लो प्लेटलेट काउंट, हेल्प सिंड्रोम हो गया। और तीसरी चीजें देखें तो हेल्प हो गया और HUS हो गया। और कंजप्शन अगर जैसे ही कोई सेप्सिस में है तो उसमें क्या होता है, जो कोगुलोपैथी होता है उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट अपने कंज्यूम हो जाती हैं। तो कोई भी डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन होगा, DIC में कोई पेशेंट है, तो उस कंडीशन में भी प्लेटलेट की वैल्यू जो है कम हो सकती है। अपन को देखना है नॉर्मल प्लेटलेट की वैल्यू जो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm के आसपास रहती है।
अब हमको एक चीज और देखना है कि व्हाट इज एमपीवी, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। जैसे एमसीवी होता था, मीन कार्पसल्स वॉल्यूम, तो ऐसे ही प्लेटलेट का साइज कितना है। तो अगर एक प्लेटलेट का साइज जनरली जो होता है 7 to 11 फेम्टोलीटर, ये नॉर्मल वैल्यू है। अब उसमें क्या है कि अगर इससे कम है तो क्या हो गया, प्लेटलेट की साइज कम हो गई, तो दूसरे डिसऑर्डर सस्पेक्ट करेंगे। तो अगर प्लेटलेट का साइज बढ़ा हुआ है तो मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर प्लेटलेट की साइज बढ़ा है तो क्या सोचेंगे अपन, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे बोन मैरो में कोई भी मैलिग्नेंसी हो सकती है। अब हम देखेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब प्लेटलेट का लेवल किस कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एरिथ्रोपोइटिन का लेवल हम इंजेक्शन के रूप में या दे दें, जैसे सीकेडी पेशेंट में, उनमें भी प्लेटलेट काउंट मिल सकते हैं रेस्ट। या फिर कोई ऐसी कंडीशन जैसे स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होता है प्लेटलेट का। अब हमको प्लेटलेट जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा था स्प्लीन में, अगर स्प्लीनेक्टोमी हो गई तो उस कंडीशन में भी जो है प्लेटलेट काउंट बढ़े हुए मिल सकते हैं। प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे और अदर कंडीशन में हम देख सकते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव के अलावा जो भी ऐसी चीजें हाई एटीट्यूड में जो लोग रहते हैं पहाड़ों पे, या फिर जो क्रोनिक स्मोकर हैं उनमें हाइपोक्सिया के कारण जो अपना एरिथ्रोपोइटिन लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण आरबीसी और प्लेटलेट काउंट, हीमोग्लोबिन सब चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस मिल सकता है। अब हम बात करते हैं एमपीवी। एमपीवी जनरली हम देखते नहीं, बट ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जैसे किसी का एमपीवी बढ़ा है तो मतलब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट। एमपीवी क्या बताता है, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, मतलब एवरेज साइज ऑफ प्लेटलेट। अगर एवरेज साइज की बात करें प्लेटलेट की तो नॉर्मल 7.5 to 11 फेम्टोलीटर, ये एवरेज साइज ऑफ प्लेटलेट है। तो अगर एमपीवी किसी का बढ़ा हुआ है मतलब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द प्लेटलेट हो रहे हैं। क्यों हो रहा है वो प्रोडक्शन ज्यादा, तो एवरेज साइज प्लेटलेट का क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी में, या फिर कोई भी इन्फेक्शियस कॉज, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और कोई भी सिस्टमिक डिसीज। तो इन सब में प्लेटलेट काउंट बढ़ सकते हैं और प्लेटलेट का जो साइज है वो बढ़ सकता है। और दूसरी बात करें अगर एमपीवी किसमें साइज ऑफ प्लेटलेट इज स्मॉलर देन द एवरेज वैल्यू, तो उसमें अगर 7.5 फेम्टोलीटर से कम है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर प्लेटलेट का साइज कम है तो कोई भी, या तो बोन मैरो की डिसीज हो गया, कोई भी कैंसर हो गया, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, या फिर कोई ऐसी डिसऑर्डर जहां फिर डिस्ट्रक्शन बोन मैरो में ज्यादा हो रहा है। या फिर अब हम बात करते हैं RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो एवरेज साइज है आपके आरबीसी का वो कैसा वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ द साइज ऑफ आरबीसी। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो उसको क्या बोलते हैं, एनाइसोसाइटोसिस। और अगर शेप में वेरिएशन है तो पोइकिलोसाइटोसिस। तो साइज में वेरिएशन है तो एनाइसोसाइटोसिस। तो अगर हाई डिग्री ऑफ RDW है किसी का, मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ अगर बहुत ज्यादा है, तो क्या सोचेंगे हम कि जो सेल्स हैं, आरबीसी की सेल्स हैं, वो डिफरेंट साइज की हैं, डिफरेंट टाइप की हैं, और शेप एंड साइज उनका डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन किसमें मिल सकती है, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और B12 डिफिशियंसी एनीमिया, और बोन मैरो डिसऑर्डर, हार्ट डिसीजेस, क्रोनिक डिसीजेस लाइक CKD एंड लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इन सब चीजों में क्या मिल सकता है, ये चीजें मिल सकती है कि हाई लेवल ऑफ RDW। अगर किसी का नॉर्मल है या लो है तो उसको हम नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।